बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा होता है और रिग्रेस कर लेता है तो उसको तीन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, दूसरा रिग्रेसिव ऑटिज्म होता है और तीसरा होता है विलफुल विड्रॉल। ये सारी की सारी चीजें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और कैसे डेवलप होती हैं, इसके ऊपर हमें बात जरूर करनी चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के रीजंस अलग अलग होते हैं। जब तीनों के रीजंस अलग अलग होते हैं तो तीनों का थेरेपी भी अलग होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल सब लोग एक चश्मा पहने हुए हैं जिसमें वो माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म और सीवियर ऑटिज्म डायग्नोज कर रहे हैं सर्टेन क्वेश्चनियर्स दे करके और बच्चे का जो क्लिनिकल बिहेवियर होता है उसको देख करके। यूजुअली क्या होता है, बच्चे इन सी जितने भी बच्चे होते हैं इनको सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। जब ये क्लिनिक पे आते हैं तो बहुत हंगामा करते हैं एंड कई डॉक्टर्स देखते ही बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा तो सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनियर्स देते हैं, क्वेश्चनियर दे करके वो सिम्टम्स के बेसिस पे फिर आपको स्कोर देते हैं। अब वो सिम्टम के बेसिस पे स्कोर तो दे दिया, अब आपको ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिम्टम शो कर रहा है ऑटिज्म के कि एक्चुअली ऑटिज्म है, यानी वर्चुअल ऑटिज्म, रिग्रेसिव ऑटिज्म या विलफुल विड्रॉल सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे मुझे ऑटिज्म कहा गया है कि या फिर ये एक्चुअल ऑटिज्म है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम्स आती है। अभी मैं आपसे एक केस हिस्ट्री स्टडी करना चाहूंगा कि एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया। उनका प्रॉब्लम था कि उनका बच्चा जो है वो 1 डेढ़ साल से थेरेपी में ऑलरेडी जा रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसका हो रहा है, लेकिन कुछ बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे। जबकि उन्होंने बहुत अच्छी एज यानी 2.5 पौने 3 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था थेरेपी और अभी बच्चा 3 साल 9 महीने का हो चुका है। लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, 10-20% इंप्रूवमेंट देखने को मिली, 1 साल बीत चुका है। और अब उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इसी स्पीड से चीजें चली तो आगे जाकर के बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। उनका प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने की एज से स्क्रीन एक्सपोज हो गया बच्चे को, यानी स्क्रीन एक्सपोजर मिल गया। रीजन, हस्बैंड के साथ कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था उनके ऊपर ध्यान देना, वाइफ ने उनके ऊपर ध्यान दिया। तो 2 साल तक पेरेंट्स का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बच्चे के साथ नहीं हुआ। बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था और ज्यादातर टीवी या मोबाइल फोन के ऊपर डिपेंडेंट था। अब जब पेरेंट्स मिल भी रहे हैं 2 साल के बाद तो क्या हो रहा है कि बच्चा पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा, उनकी तरफ नहीं जा रहा, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, अटेंशन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, अपने में बिजी रहता है। क्रैच में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, थेरेपी सेंटर पे जाता है, वहाँ हैप्पी है, अपना काम करके वापस आ जाता है। लेकिन पेरेंट्स के साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। तो अब यहाँ पर जब ये सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी कि उसको जब इतना विड्थ मिला ही नहीं, उतना उसको पेरेंट्स के साथ उतना टाइम मिला ही नहीं, तो डायग्नोसिस में आप कैसे जाएंगे। लेकिन डायग्नोसिस क्या मिला उसको, उसको डायग्नोसिस मिला ऑटिज्म का, एडीएचडी का और वर्चुअल ऑटिज्म। ये सारी की सारी चीजें उसको सुनने को मिली। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में उसको बताया गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि थेरेपी चले जा रही है, चीजें हुए जा रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकल रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी सिंपली आप कोई एडीएचडी वर्ड यूज कर रहा है, कुछ कुछ लोग वर्चुअल ऑटिज्म यूज कर रहे हैं, कुछ लोग माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, ये सब चीजें उन्होंने जितने भी लोगों को दिखाया ये अलग अलग डायग्नोसिस उनको मिलते रहे। अब प्रॉब्लम यही होता है कि जब तक करेक्ट डायरेक्शन में उनका ट्रीटमेंट प्लान नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या जरूरी है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ऑलरेडी, उनको ये लगता है कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। फिर वाइफ को क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूरी है, हस्बैंड बहुत काम नहीं कर पा रहे उतना एग्रेसिवली, उनका प्रॉब्लम भी रहा, उनकी कुछ सर्जरीज भी हुई, उसके चक्कर में भी बहुत बिजी वो रही। अब वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती। ज्यादातर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि 10-10 घंटे इसको टाइम देना है, 12-12 घंटे इसको टाइम देना, तो कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम वहां होती है जहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज करनी है, यानी आपकी प्री डिसाइडेड एक्टिविटीज होती हैं कि ये एक्टिविटीज करनी है और ये सारा कुछ करने से ही बच्चा ठीक होगा। अब बच्चा 1 साल 1.5 साल से जो काम कर रहा है उसकी वजह से वो इरिटेट होने लगा है, वो करना नहीं चाहता, सेंसरी ओवरलोड वो हो चुका है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ चीजें कर देता है लेकिन ज्यादातर चीजों से अवॉइड करता है। इवन मदर से भी उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी हर वक्त एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ जबकि ये जो क्लियर केस नजर आ रहा है कि 3 महीने की एज से स्क्रीन एक्सपोजर हो गया था और उसके बाद उसने क्या किया, जब पेरेंट्स नहीं मिले तो स्क्रीन को कंपेनियन बना लिया। अभी उसके मन में रिसेंटमेंट है और एक विलफुल विड्रॉल है। ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल केस है। तो जब साइकोलॉजी को आप यहाँ कंसीडर करेंगे, पेरेंट्स काउंसलिंग में जाएंगे, जब पेरेंट्स को आप टेक्निक्स बताएंगे बच्चे के साथ ज्यादा जेलअप करने के लिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी
यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए जो बच्चे के अंदर आनी चाहिए, ताकि वो पेरेंट्स से कनेक्शन बना सके, और फिर तब उसको आप एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और एक्टिविटीज भी ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि बच्चा इंजॉय करके उन एक्टिविटीज को करे, और जल्दी से जल्दी वापस उसका अटेंशन, उसका फोकस, उसका आई कांटेक्ट, उसका कम्युनिकेशन, उसका कॉग्निशन, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट पेरेंट्स को मिले। क्योंकि देर होती चली जाएगी ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा 3 साल 9 महीने का हो चुका है। पेरेंट्स को सजेस्ट किया गया है इमीडिएटली काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए, ताकि पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, बच्चे की थेरेपी हो, बच्चे को काउंसलिंग मिले, जिससे कि बच्चा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ पेरेंट्स के साथ वापस कनेक्ट करे, और उसमें जो सेंस ऑफ रिसेंटमेंट है वो दूर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डायग्नोसिस बना। वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि यूजुअली बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन स्क्रीन एक्सपोजर से वो रिग्रेस कर जाते हैं। सो दूसरा रिग्रेसिव ऑटिज्म में क्या होता है, जिसमें वर्चुअल ऑटिज्म में क्या किया, उसने रिग्रेस किया सिर्फ स्क्रीन की वजह से। जो प्योर रिग्रेसिव होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई सीजर्स आए, माइनेंजाइटिस हुआ, हाई ग्रेड फीवर हुआ, उसके बाद ये सारे के सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस है, यानी ब्रेन डैमेज कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बाद कुछ और चीजें भी, जैसे बच्चे के साथ क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ, यानी बच्चा किसी हाइट से गिर गया, उसके सर पर चोट लग गई, उसको कुछ और ऐसी, यानी किसी भी तरीके से उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू हुआ, जिसकी वजह से रिग्रेशन आ गया, तो रिग्रेसिव ऑटिज्म का नाम ले सकते हैं। तीसरे टाइप में विलफुल विड्रॉल की बात मैंने अभी करी, यानी साइकोलॉजिकल कुछ रीजंस बनेंगे जिसकी वजह से बच्चा रिलेट ही नहीं करना चाहेगा आपसे, तो ये विलफुल विड्रॉल में आता है। तो आपको डिफरेंशियली डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने बच्चे को अकॉर्डिंगली डील कर सके, और जो उसका एक्चुअल एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है वो उसको मिलना चाहिए, तभी बच्चा ये ठीक कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, यहाँ हम काफी कुछ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप सबको अवेयरनेस मिले। अगर आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आगे बढ़े और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।